आज की क्लास में हम लोग पीरियोडिसिटी वाला हमारा जो चैप्टर था जिसे हम लोग संपूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये मैं थ्योरी वाले नहीं ले रही हूँ, ये मैं उन टॉपिक से रिलेटेड ले रही हूँ कि किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से फ्रेम करके आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो खैर थ्योरी तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन की ऑलरेडी सिखाई जा चुकी है, बट किस तरीके से आप थ्योरी की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे अब हम लोग बातचीत करते हैं। देखो, बोला है कि ये एक एलिमेंट है जिसका आपको एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस पर्टिकुलर ग्रुप और ये किस पर्टिकुलर पीरियड में बिलोंग करता है। तो देखो, अगर आपको कभी भी किसी का भी पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है या फिर अगर आपको कभी भी किसी का भी ग्रुप नंबर अगर आइडेंटिफाई करना है, तो इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की जो सबसे पहली स्टेप होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, वो होती है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर 17 है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,7 बराबर। अब अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, ठीक है, कौन से ग्रुप को ये पर्टिकुलर चीज़ बिलोंग करती है, तो कैसे में आप आइडेंटिफाई करोगे, इसको कैसे आपको पता चलेगा। तो देखो, अगर आपको इसका ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है तो ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये जो 7 है ना, इस 7 को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जब मैंने तुमको थ्योरी बनाई थी तब मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये 1 या फिर आप लोगों के ये 2 निकल के आए, तो वही सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, उसका ग्रुप नंबर कहलाता है। लेकिन कल को अगर मान के चलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 8 निकल के आए, तो अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करना पड़ता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितने हैं, 7। सो देयरफॉर यहाँ पे ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, ग्रुप नंबर विल बी 7 + 10, यानी कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 17। और अगर मान के चलो मुझे पीरियड नंबर निकालना है तो पीरियड नंबर के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये काउंट करना है कि वहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे पीरियड नंबर बस उतना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो देखो, ये हो गया आपका के शेल, ये हो गया आपका एल शेल और ये हो गया आप लोगों का एम शेल। तो यहाँ पे टोटल आपके क्योंकि 3 शेल्स हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, ये आप लोगों के 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। ठीक है, सो पीरियड यहाँ पे कौन सा रहेगा, 3rd। सो इन दिस वे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का ग्रुप नंबर क्या होगा और आपका पीरियड नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो खैर मैंने करवा लिया। तो अभी इस बारे आपको मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। इस वीडियो को देखने के बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। चलिए ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं। फिर पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर कुछ नए सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। मतलब होता कैसा था कि हर बार आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता था अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तो। इस बार लेकिन क्या हो रहा है, इस बार चीज़ें उल्टी गंगा बह रही है। इस बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और आपको एटॉमिक नंबर ढूंढना है। तो कुछ नहीं है, आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी दिख रहा है उन सभी को, है ना, आपको क्या करना है, ऐड। तो यानी कि 2 + 8 + 5, तो ये हो जाएगा 15।
सो यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर कितना है 15 है। तो अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, सबको ऐड कर दोगे तो एटॉमिक नंबर लिखते आना चाहिए। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको दो एलिमेंट्स दिए हैं, एक एलिमेंट दिया है x और दूसरा एलिमेंट दिया है y। 2 मिनट रुको, मैं ऊपर नहीं आ रही हूँ, मैं यहीं बैठ रही हूँ। आप ऊपर रह गए थे, वेट कर रहे थे। आ जाओ, यहाँ बैठेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, आ जाओ। ठीक, तो देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स दिए हैं x एंड y। ठीक है, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2 और दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,6। और आपको अगेन यहाँ पे क्या ढूंढना है, इनका एटॉमिक नंबर्स ढूंढने हैं, है ना। तो देयरफॉर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क। तुम्हें लगेगा यार एक कराती है, एक होमवर्क दे देती है। तो जब तक तुम उस सवाल को खुद करके नहीं देखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सवाल तुमसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है ना। फिर बराबर है, राइट। तो ऐसे केस में अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर सवाल आपको करा के दे रही हूँ तो वो सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आइडेंटिफाई करने का एकमात्र तरीका जो है वो यही है कि आप उस पर्टिकुलर सवाल को करके देखिए, उसके जैसा चेक करवाइए। अगर मैच कर गया तो अरे हाँ यार ये तो हमसे बन गया, मैच नहीं किया तो हमसे नहीं बना। खैर CBSE 2014 के एग्ज़ाम में आया है भाई ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं कि कुछ और क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिया जा सकता है क्या। हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें भी आपको अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको एटॉमिक नंबर लिखना है। तो एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं जस्ट मैंने अभी सिखाया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, CBSE 2013 में आया हुआ ये सवाल है। आगे देख लो। नहीं आगे तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब वापस से टॉप पे आते हैं। सवाल नंबर 6 मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और उसके जैसा जो मैं आप लोगों का सवाल नंबर 7 है ये आप लोगों को होमवर्क दूंगी। ठीक है, ठीक है मैडम। देखो जब मैंने आपको सारी की सारी ट्रेंड्स पीरियोडिसिटी में सिखाए थे तो उस वक्त मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको ये भी सिखाया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अगर मान लेते हैं आपके पास एक एलिमेंट 1 है और अगर आपका एलिमेंट 2 है और मान के चलते हैं दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर आपको कल को ये आइडेंटिफाई करना है कि फॉलोइंग स्पीशीज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रही है कि नहीं कर रही है तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप वहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो हाँ वो कर रही है, नहीं है तो खैर नहीं कर रही है ना। चलो आगे बढ़ें। बिल्कुल क्या बोल रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स ABCR। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 12, दूसरा एलिमेंट है B उसका एटॉमिक नंबर है 18, तीसरा एलिमेंट है C उसका एटॉमिक नंबर है 20। CBSE 2015 और CBSE के 2014 में ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स होंगे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज से आप ये मान के चलो कि वो आपसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, वो आपसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के नाम पर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपको उनका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 12 वाले का 2,8,2, 18 वाले का क्या होगा 2,8,8 और 20 वाले का क्या होगा 2,8,8,2 बराबर। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। अगर मान के चलते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, सो काइंडली डू आस्क मी, मैं उसको बता दूंगी। मैंने 9th वालों को सिखाया है, मैं तुमको भी वापस उसी सेम रूट के थ्रू सिखा सकती हूँ, बट उसके लिए बोलना पड़ेगा।
अगर चुप बैठोगे तो मुझे सपना नहीं आएगा कि अरे हाँ यार तुमको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। खैर, तो देखो यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2। अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर दो लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो देखो यहाँ पे ए वाला जो एलिमेंट है और जो आपका ये सी वाला एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये बेसिकली आपकी क्या आ गई है, सेम आ गई है। सो ऐसे केस में देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए एंड सी ये वो दो एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सेम है, जिनका सीपी क्या है, सेम है। ठीक है, तो कौन से दो एलिमेंट सिमिलर हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वो आपके क्या हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले लोग हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 CBSE 2014 में आया है। 3 एलिमेंट्स दिए हैं PQR, इनके आपको एटॉमिक नंबर दिए हैं 11, 17 और 19। आपको इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बताने हैं कि किसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी और किसकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो अगेन आप क्या करोगे, यही सेम लॉजिक का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 6 में। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज़ योर होमवर्क। होमवर्क का ये मतलब नहीं होता है कि तुमने कर लिया और तुम्हारे तक ही वो तुम्हारी गोपनीय इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक ही है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट मुझसे चेक करवाना है। अगर अटेम्प्ट सही हो रहा है इट मीन्स आपसे चीज़ें बन रही हैं, अगर अटेम्प्ट सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपसे चीज़ें नहीं बन रही हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं बन रही है, किस पर्टिकुलर जगह पे आपसे गड़बड़ हो रही है, उसके हिसाब से फिर हम वर्कआउट करेंगे ताकि पेपर में आपसे बने। तो लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका मुझको चीज़ें अपडेट करना कि ये मेरा हो रहा है, ये मेरा नहीं हो रहा है ना। क्या आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अगेन वही सेम चीज़ें दी हैं। 3 एलिमेंट्स दिए हैं XYZ, वहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं इतना, और आपको ये बताना है अगेन इनमें से किसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। CBSE 2013। तो तुमने देखा कि ऑलमोस्ट ये सवाल आपका रिपीट हो रहा है हर साल। तो इसमें अभी जैसा मैंने ऊपर क्वेश्चन 6 सिखाया वही सेम लॉजिक के साथ क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करोगे। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। ठीक है, खैर अभी मैं नीचे भी आती हूँ, और भी सवाल सिखाने हैं, बट देख लेते हैं कहीं कोई और सवाल ऐसा जो आप होमवर्क में कर सकते हो और मेरे से छूट गया है। अच्छा, इस टॉपिक पे आते हैं। अब देखो मैं सिंपल वे में बताऊंगी। इस क्वेश्चन में आपसे वैलेंसी पूछा है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये पर्टिकुलर टॉपिक वैलेंसी का 9वीं CBSE को सिखाया। क्यों? उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है उसमें वैलेंसी नामक टॉपिक है। कायदे से 9वीं कक्षा में ही वैलेंसी सीखी जाती है, और जब हम 10वीं कक्षा में आते हैं तो हमको फटाफट से सवाल बनाने होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि माइट भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों को 9th क्लास की वैलेंसी वो भूल गए हों, है ना, या फिर उन लोगों को वैलेंसी वाला टॉपिक आता ही ना हो। तो मैंने जो 9th क्लास के लिए वैलेंसी बनाई थी उस चीज़ को मैंने तुम लोगों को भी दिया। तो अगले दिन जब मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति से इसके नोट्स मांग रही थी तो उसका मुझे ये कहना था कि अरे मैडम ये शायद आपने गलती से दिया है क्योंकि ये तो 9th क्लास का है। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ही भाई, क्योंकि तुम लोग में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जो भूल गए हों। तो उसने पूछा कि क्या ये टॉपिक हमारे वैलेंसी सिलेबस में है। मैंने बोला हाँ है। मैंने उसको स्क्रीनशॉट खींच के मार्क करके दिखाया कि देखो है। भले 2 लाइन की शब्द थे। क्या लिखा था आपके NCERT में वैलेंसी को लेकर कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है अप टू 4 एंड देन अगेन डिक्रीज होती है, और ग्रुप में कांस्टेंट रहती है। बस सिर्फ ये 2 लाइन लिखी थी आपकी NCERT में। लेकिन अभी तुम खुद देखो CBSE 2010, CBSE 2010, CBSE 2010 जो अलग अलग पेपर के सेट्स होते हैं, तुम्हें नहीं लगता यही सेम कंसेप्ट 9th क्लास का वैलेंसी कैलकुलेट करने वाला पूछा गया है? तो इसका मतलब अभी भी अगर कोई ऐसा है जिसने वो वैलेंसी का वीडियो
ये सोच के नहीं देखा है कि अरे यार मैडम ने फालतू ही दे के दिया, तो 9th क्लास का कंसेप्ट है, कौन देखे। तो देखो ये 10वीं में आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो मैंने आपको पूरा का पूरा पता है ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो समर्पित किया है वैलेंसी कैसे निकालते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है, पूरा 1 घंटे का, कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो अगर कोई ऐसा है जिसने स्टिल उस चीज को नहीं देखा है तो पहले आप उसे काइंडली देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 14 दिया है, अगर मैं इस 14 वाले एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगा 2,8,4। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं उन लोगों की वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 होती है, राइट। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैंने वो कहा ना प्रीवियस वाले वीडियो में बताया, आपको वो देखने की आवश्यकता है। फिर पूछा है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 15 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,8,5। अब बताओ इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। अब कई मैं बता रही हूँ लोग ऐसे होंगे जिनको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा होगा कि आप ये किस बेसिस पे कह रहे हो कि वैलेंसी 4 होगी या वैलेंसी 3 होगी, व्हाट इज अ बेसिस। तो मैं अगेन सजेस्ट करूँगी काइंडली वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अच्छा अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया है, एक ऐसा एटॉमिक नंबर 35, इसकी वैलेंसी निकालने को कहा जा रहा है। ओके मैडम, क्या आप निकाल लेंगे? हाँ निकालने को तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अच्छा कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पता है मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है बच्चों के अंदर कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना 2,8 वाला, 20 तक मैक्सिमम बच्चे ये 2,8 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये निकाल लेते हैं, ये इनसे बन जाता है। लेकिन जब 21 एटॉमिक नंबर शुरू होता है तब इनसे यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता, ठीक है। तो जब मैंने 9th में तुम थे या फिर जो अभी 9th की करंट बैच है इनको मैंने ये चैप्टर्स पढ़ाए हैं, उसमें मैंने 21 वाला एटॉमिक नंबर किस तरीके से निकालते हैं ये पूरी चीज़ मैंने सिखाई है। इवन 1, 2, 3, 4, 5 एटॉमिक नंबर वालों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये सिखा है। बट अगर कोई ऐसा है अगेन जिसको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, वो कम्प्लीटली ब्लैंक है, तो ये वीडियो फालतू देख के अपना समय बर्बाद ना करो। पहले मुझसे वो 9th वालों का कंटेंट मांगो, उससे सीखो, फिर से बातचीत करके और फिर इस वीडियो में आओ, तो कोई मतलब है यार समय इन्वेस्ट करने का यहाँ पे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। खैर तो अगर मान के चलते हैं तुमको वो 21, 22, 23 ऐसे वाले नंबर्स का लेट से अगर मान के चलते हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता भी, तो क्या हम लोग एटॉमिक नंबर 35 का सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए? सीरियसली ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। मेरी पर्सनली इच्छा है कभी नहीं लिखना चाहिए। क्यों? कल को अगर 55 दे देगा तो क्या 55 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? अब बताओ। अब सोचो जिसके सेट में एटॉमिक नंबर 14 का पूछा गया, एटॉमिक नंबर 15 का पूछा गया, उसके तो व्यारे न्यारे। अब जिस बेचारे बच्चे के सेट में एटॉमिक नंबर 35 पूछ लिया उसकी तो दिक्कत। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करें बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे? क्योंकि मेरे को पता है 10वीं तक मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, उसके नहीं आता। फिर आप कैसे करें? बहुत ईजी है। उसके लिए आपके दिमाग में एक छोटी सी इमेजिनेशन होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल को लेके, जो कि मैं फर्स्ट दिन से आपके दिमाग में इम्पार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा दिखता है पीरियोडिक टेबल? स्टार्टिंग में देखना आप लोगों के पास इस तरीके से 2 क्या होते हैं, अरे यार थोड़ा बदसूरत बन गया, ठीक है। ये होता है आप लोगों का एस ब्लॉक, जिसमें ऐसे 2 डंडे होते हैं, याद है? हाँ मैडम ये तो याद है। फिर बीच में होता है एक ऐसा आप लोगों का बॉक्स, याद है? बिल्कुल याद है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है एक और बॉक्स, इसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। स्टार्टिंग वाले को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 2।
यहाँ बीच में 10 ग्रुप्स आते हैं जिनकी स्टडी अभी हमारे 10th क्लास में हम लोगों को अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ बीच में 10 आ गए, स्टार्टिंग में आपके 2 आ गए, टोटल 12 हो गए। इधर पे ग्रुप नंबर 13 आता है, इधर ग्रुप नंबर 14 आता है, ग्रुप नंबर 15 आता है, ग्रुप नंबर 16 आता है, ग्रुप नंबर 17 आता है, ग्रुप नंबर 18 आता है। और इस चीज़ को कहा जाता है क्या? पी ब्लॉक। इसे क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक। इस बीच वाले को कहा जाता है डी ब्लॉक। और खैर आपके पीरियोडिक टेबल के बीच में मतलब नीचे में भी ऐसे 2 होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। ये एक जनरल इमेजिनेशन है पीरियोडिक टेबल को लेकर जो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। अगर आपको ये इमेजिनेशन नहीं है तो मैं सीरियसली बता दूं, आपसे सवाल नहीं बनने वाले हैं, आप फ्यूचर में भी नहीं बनेंगे, ठीक है? तो ये इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। खैर अभी देखो यहाँ पे होता है पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 में क्या आता है? यहाँ पे मान के चलो पीरियड नंबर 1 में यहाँ हाइड्रोजन आता है, ये हो गया पीरियड नंबर 1। और यहाँ पे हीलियम आता है। पीरियड नंबर 2 में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। पीरियड नंबर 3 में आता है आप लोगों का क्या बताओ? यहाँ पे आप लोगों का आता है सोडियम, अच्छा यहाँ पे आता है पोटेशियम, एक मिनट सॉरी, यहाँ आता है सोडियम, ठीक है? यहाँ पे आता है आप लोगों का मैग्नीशियम। फिर उसके बाद आता है सबसे ज़रूरी पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 में आता है पोटेशियम जो कि 19 नंबर का होता है, और आता है कैल्शियम जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है? जो कि 20 नंबर का होता है। अब इस 20 नंबर के बाद जो 21वां नंबर होता है वो यहाँ होता है डी ब्लॉक में। अभी तक एक भी एलिमेंट डी ब्लॉक में नहीं आया था, ठीक है? 21 वो पहला एटॉमिक नंबर होता है जहाँ से डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू होते हैं। तो 21, 22 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक में होते हैं। 30 तक के एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं? डी ब्लॉक में। अब जो 31 वाला एलिमेंट होता है वो 13 के नीचे आता है, 32 नंबर वाला 14 के नीचे आता है, 33 नंबर वाला 15 के नीचे आता है, 34 नंबर वाला 16 के नीचे आता है, और 35 नंबर वाला आपके ग्रुप नंबर 17 के नीचे आता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो हम लोगों ने अपनी 10वीं में क्या चीज़ सीखी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम सीखा है कि अलोंग द ग्रुप, अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हो तो अलोंग द ग्रुप जो होती है वैलेंसी कांस्टेंट होती है। वैलेंसी कैसी होती है? फिक्स होती है। यानी कि अगर आप ग्रुप नंबर 17 में हैं तो ग्रुप नंबर 17 का जो पहला एलिमेंट होगा जो कि फ्लोरीन है, उसकी जो वैलेंसी होगी वही दूसरे वाले की भी होगी, वही सेम वैलेंसी आप लोगों के तीसरे वाले की भी होगी। तो इसका मतलब अगर आपको 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं भी आता है ना, बराबर, तो ऐसे केस में आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हो? वहाँ पे उसके ऊपर के लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो भैया ग्रुप नंबर 17 का वैलेंसी कितना होता है? ग्रुप नंबर 17 का वैलेंसी होता है 1, है ना, बराबर। तो ऐसे केस में इस 35 वाले का वैलेंसी कितना होगा आप लोगों का? 1। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम करेगा। सो डन, हो गई कहानी खत्म, ठीक है? कितना प्यारा सा सवाल था। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना पड़ता है? अटेम्प्ट करना पड़ता है। मेरे हिसाब से इस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने से शायद तुम्हें बेटर क्लियरिटी मिले चैप्टर की कि आपने जो पढ़ा है उस पढ़ी हुई चीज़ के साथ आपकी कमांड क्या है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें आपको 3 एलिमेंट्स दिए हैं, इन्हें आपको अरेंज करना है उनके एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग। देखो 10वीं का सिलेबस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करवाता है, या तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो अरेंज करवाता है, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं करवाता वो, तुम लोगों से पता है, बहुत ही मस्त है। वो बोलता है हाँ मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊँगा। अच्छा चलो अच्छी बात है यार, मेहनत नहीं करवाता है। तो ऐसे केस में आपको जो 2 छोटे छोटे अरेंजमेंट करने हैं, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो या चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो, ये छोटे छोटे अरेंजमेंट्स के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वो ये कि आपका कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ लोकेटेड है, ये चीज़ इमेजिन कर पाना, ठीक है?
10th के सिलेबस में आपको ऐसा कोई रैंडम एलिमेंट नहीं देगा जिसे आप या मैं इमेजिन ना कर पाए, वो बहुत ही कॉमन एलिमेंट्स देगा, जैसे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 1 के कुछ 3-4 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2 के 3-4 एलिमेंट, बस ऐसा ही आपको देगा। तो वो इमेजिनेशन प्रैक्टिस के थ्रू आती है। तो ध्यान से देखना मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और बेरिलियम। तो यहाँ पे बेरिलियम को देखते बराबर आपका दिमाग सटकना चाहिए कि हाँ यार, जो मेरे पास मेरा ग्रुप नंबर 2 था वहाँ पे मेरी शुरुआत बेरिलियम से हुई थी, जिसके लिए मैंने आपको निमोनिक्स भी बताए थे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, है ना, जिसके हिसाब से Be का मतलब है बेरिलियम, ठीक है, Mg का मतलब है आपका मैग्नीशियम, Ca का मतलब है कैल्शियम, Sr का मतलब है स्ट्रोंशियम, Ba का मतलब है बेरियम और Ra का मतलब है आपका रेडियम। डन, बराबर। तो ऐसे केस में आपको इन्हें अभी अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले तो आपने ये इमेजिन कर लिया कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ आते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स आप लोगों के बेसिकली अलोंग द ग्रुप वाले एलिमेंट है। ये सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ कहाँ के अलोंग की है। अच्छा, उसके बाद जब आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि वो किस चीज़ के अलोंग का है, तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, वो ये, ठीक है, कि आप लोगों के जो ये एलिमेंट्स हैं अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में जाने पे आप जितना जितना नीचे जाओगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, सॉरी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। मतलब आपने जितना नीचे गए, जितना 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 नीचे गए, उतना नीचे जाने में होगा क्या, आप लोगों का साइज बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, रेडियम का, उससे छोटा साइज बेरियम का, उससे छोटा साइज स्ट्रोंशियम का, उससे छोटा साइज कैल्शियम का, उससे छोटा मैग्नीशियम का और सबसे छोटा बेरिलियम का। बट हम लोगों को इसको अरेंज करना है, ना कि इस ग्रुप को। तो इस ग्रुप में सबसे नीचे कौन आता है, इस ग्रुप में सबसे नीचे आता है बेरियम। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, बेरियम का। उससे ऊपर कौन आता है, कैल्शियम, उससे ऊपर मैग्नीशियम और उससे ऊपर बेरिलियम। सो दिस इज योर आंसर। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार बच्चे सही आंसर तो मार्क करके आते हैं बट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, है ना, बराबर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं देखते, ध्यान नहीं देते। और हमारा एक पैटर्न बना हुआ होता है, पता है, सबकी अपनी अपनी एक हैबिट होती है कि वो नेचुरली जब भी उनको कुछ चीज़ें अरेंज करने को दी जाएं, ठीक है, बराबर, वो फटाफट 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 क्या करते हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, यानी कि छोटा सा बराबर ऑर्डर में, ठीक है, छोटे से ऑर्डर में वो अरेंज कर देते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े वाले में। लेकिन ये नहीं देखते, है ना, बराबर, ये नहीं देखते क्या कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है। तो अगर आपने इंक्रीजिंग के जगह, ठीक है, आपने क्या कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चीज़ों को क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है, बराबर, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर गलत कर दिया जाएगा, उसको क्या नहीं किया जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस बात का भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है, बराबर, ओके, डन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ एक क्वेश्चन बच गया था हमारा डिस्कस करने का, क्वेश्चन नंबर 2। इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भाई, आपको उसने ये कहा है कि आउट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम विच विल हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, एंड वाई। तो देखो, मेटालिक कैरेक्टर पे भी हमारी ऑलरेडी बातचीत हो गई है कि मेटालिक कैरेक्टर कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, क्यों होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों की बातचीत कर ली है। डन, ठीक है मैडम। लेकिन अभी हमें ये बताना है कि लिथियम और पोटेशियम में कौन आपका ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। तो देखो, मेटालिक कैरेक्टर का सीधा सा फंडा होता है, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर भी बड़ा रहेगा, बात खत्म, ठीक है।
मतलब लिथियम और पोटेशियम में जिसका साइज बड़ा है उसका मेटालिक कैरेक्टर भी बड़ा है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि लिथियम और पोटेशियम कहाँ के एलिमेंट्स हैं, वो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कि वो आप लोगों के पीरियड के एलिमेंट हैं, बराबर। तो हमको पता है कि ये लिथियम और पोटेशियम हमारे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है। लिथियम आता है, सोडियम आता है और फिर नीचे में पोटेशियम आता है ना। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि नीचे जाने पे ग्रुप में साइज बढ़ता है, नीचे जाने में ग्रुप में साइज क्या होता है, बढ़ता है। आप जितना नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा। तो हमें पता है कि किसका साइज बड़ा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, पोटेशियम का होगा। ये इसका क्या है, आप लोगों का क्या है बताओ, ये आप लोगों का एक इसका आंसर है। बस खत्म हो गई हमारी कहानी, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों का डिस्कशन फिलहाल अभी हम लोग रोकते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए थे ताकि आपको भी फील आए कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है ये बेसिकली वो चैप्टर है क्या। सिर्फ थेरी पढ़ के रख लिए, सिर्फ डेफिनेशन रटना मार लिए, इससे मार्क्स नहीं आते, ठीक है। इस तरीके से सवाल भी आपको बनने चाहिए। डन, ओके। तो बस फिलहाल हम लोग काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस करें।